हेलो दोस्तों, आज फिर से आप लोगों की एक नया वीडियो लेके आया हूँ इनकम टैक्स पे इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रो चैप्टर। चैप्टर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इस वीडियो को जितना आप हो सकता है बार बार देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इनकम टैक्स सबसे पहले माइंड में आया, अगर मैं टैक्स की बात करूं तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ कि व्हाई डज द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस, कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट क्यों करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के जो लोग हैं, जो सिटीजन्स है, उनका वेलफेयर करना, उनका कल्याण करना। कैसे कल्याण होगा? गवर्नमेंट खर्च करेगी, एक्सपेंस करेगी हेल्थ के ऊपर, अच्छी एजुकेशन देने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस पे खर्च करेगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश करेगी और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, अदर डेवलपमेंट नीड्स को फुलफिल करती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर इंडिया की जो सिटीजन्स है, भारत की जो जनता है, भारत के जो लोग हैं, उनका अगर वेलफेयर करना है, उनका जो कल्याण करना है, तो गवर्नमेंट को पैसा खर्च करने के लिए, रुपए खर्च करने के लिए उनके पास रुपए होने भी तो चाहिए। तो रुपए आएंगे कहाँ से? वो टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट के पास जो मेजर सोर्स होता है रेवेन्यू का, वो टैक्स ही होता है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक से टैक्स लेगी और पब्लिक पे ही स्पेंड कर देती है, खर्च कर देती है, उनकी हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सोशल सिक्योरिटी पे, अदर डेवलपमेंट नीड्स पे। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट ने एक हाथ से लिया और दूसरे से दे दिया। टैक्स पब्लिक से लिया, उसी पे खर्च कर दिया। अब यहां पर मिस्टर राम है, मिस्टर श्याम और ये कंपनी है XYZ लिमिटेड। मिस्टर राम की इनकम है 8 लाख, श्याम की 6 लाख रुपए और कंपनी की है 1 करोड़ रुपए। यहां पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट वांट्स टू लेवी और कलेक्ट टैक्स फ्रॉम मिस्टर राम, श्याम और XYZ कंपनी। गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि मिस्टर राम, मिस्टर श्याम और जो कंपनी है उन पे टैक्स लगाया जाए और टैक्स कलेक्ट किया जाए। लेवी का मतलब होता है इम्पोज करना, मतलब लगाना। कलेक्ट का मतलब कलेक्शन करना, वसूलना। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि मिस्टर राम, मिस्टर श्याम और जो XYZ लिमिटेड है उस पर टैक्स लेवी किया जाए और कलेक्ट किया जाए। तो क्या गवर्नमेंट मिस्टर राम, मिस्टर श्याम और जो कंपनी है XYZ, इससे टैक्स ले सकती है? क्या इन पे टैक्स लगा सकती है? तो हमारा आर्टिकल 265, या हमारा क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का आर्टिकल 265 अनुच्छेद 265 जो है वो कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब कोई भी टैक्स ना ही लगाया जाएगा और ना ही कलेक्ट किया जाएगा जब तक कि उसके लिए लॉ ना हो और लॉ आपको अथोराइज ना करे। मतलब कहने का मतलब ये है, टैक्स लगाने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए अथॉरिटी ऑफ लॉ का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब उसके लिए एक पर्टिकुलर कानून होना चाहिए और वो कानून गवर्नमेंट को अथोराइज करे। तो पर्टिकुलर लॉ होना चाहिए उसके लिए जो गवर्नमेंट को अथोराइज करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो पावर देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस। टैक्सेस को लेवी करना मतलब लगाना और कलेक्ट करने की पावर देता है। वो पावर कहाँ से आती है? वो आती है आर्टिकल 246 से। तो आर्टिकल 265 तो गवर्नमेंट को रोकता है, मतलब कोई भी, वो बोलता है कि कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा और ना ही कलेक्ट किया जाएगा जब तक कि अथॉरिटी ऑफ लॉ, सिर्फ अथॉरिटी ऑफ लॉ ही के द्वारा टैक्स
लगाया जा सकता है और कलेक्ट किया जा सकता है। मतलब पहले उसके लिए पर्टिकुलर लॉ होना चाहिए और उस लॉ में अथॉरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को जो पावर मिलती है टैक्स लगाने की, कलेक्ट करने की, वो आर्टिकल 246 से मिलती है, जो 7th शेड्यूल होता है, 7th शेड्यूल आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 क्या बोलता है? आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट बनाई हुई है। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1, दूसरी है स्टेट लिस्ट, लिस्ट 2, और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको बोलते हैं लिस्ट 3। अब इन तीनों लिस्ट के अंदर ना सब्जेक्ट मैटर्स दिए हुए हैं। सब्जेक्ट मैटर्स मतलब किन किन मैटर्स पर गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। अगर मैं बात करूं यूनियन लिस्ट की, लिस्ट 1 की, तो इस लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट मैटर है जिस पर सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। अगर मैं बात करूं लिस्ट 2, जिसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट, नाम से मालूम पड़ रहा है, इसमें वो मैटर्स है जिस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट जो लिस्ट 3 है, इसमें वो सब्जेक्ट मैटर्स दिए हुए हैं जिन पर दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। अगर एग्जाम्पल लूं तो यूनियन लिस्ट में आपका इनकम टैक्स आता है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ऑन टोबैको, तंबाकू पर एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करें यानी लिस्ट 2 की, उसमें कौन कौन से मैटर्स है, तो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर जो टैक्स लगाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है, क्योंकि अभी तक तो कोई गवर्नमेंट ने लगाया नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट। तो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर ये लिस्ट 2 में है, यानी स्टेट इस पर लॉ बना सकती है। एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यानी वाइन, उस पर भी स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जैसे मैरिज, क्रिमिनल लॉ, एजुकेशन, ये एग्जाम्पल है। तो इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स जो है वो यूनियन लिस्ट का है, यानी उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो इनकम टैक्स जो है वो एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट में फॉल करता है और आपको इनकम टैक्स ही पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स क्या होता है, नहीं पहले टैक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। टैक्स इज ए फाइनेंशियल चार्ज। टैक्स क्या है? एक फाइनेंशियल चार्ज है। लेविड बाय गवर्नमेंट, कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है। अंडर एन एक्ट, मैंने अभी बताया आपको कि गवर्नमेंट टैक्स अगर लगाना चाहेगी, कलेक्ट करना चाहेगी, तो उसके लिए एक्ट होना बहुत जरूरी है, लॉ का होना जरूरी है। तो टैक्स एक फाइनेंशियल चार्ज है जो गवर्नमेंट लेवी करती है एक एक्ट के थ्रू, किस पर? इनकम पर या फिर गुड्स एंड सर्विसेज पर, फॉर फंडिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर को फंड करने के लिए, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो फंड कहाँ से आए गवर्नमेंट के पास, कहाँ से आएगा? वो टैक्स के माध्यम से आएगा। तो टैक्स एक फाइनेंशियल चार्ज है जो गवर्नमेंट लगाती है, एक एक्ट के थ्रू लगाती है, इनकम पर लगाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाएगी, किसके लिए? पब्लिक एक्सपेंडिचर को फंडिंग करने के लिए, जिससे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए फंड इकट्ठा हो सके। तो टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन इनकम, यानी जो टैक्स इनकम पर लगाया जाएगा उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। टैक्स विच इज इम्पोज ऑन इनकम इज कॉल्ड इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब टैक्स विच इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लेविड, यानी जिस पर्सन पे लगाया जाएगा उसी को ये बोर्न करना होता है, उसी को बेयर करना होता है, उसी को सहन करना होता है। जिसके ऊपर लगा उसी पर्सन को अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स क्या होता है? टैक्स विच इज इम्पोज ऑन इनकम इज कॉल्ड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स विच इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लेविड, यानी जिस पर लगाया जाएगा उसी के द्वारा ये पे किया जाता है। यानी टैक्स बर्डन जो होता है वो पेयर पे होगा, यानी जो पे कर रहा है उस पे। यहाँ पे टैक्स बर्डन यहाँ पे शिफ्ट नहीं होता डायरेक्ट टैक्स में, डायरेक्टली जिस पे लगाया जाएगा वही इसको पे करता है। उसके बाद टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड जीएसटी, यानी टैक्स जो गुड्स
और सर्विसेज पे लगता है उसको जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है और कस्टम ड्यूटी होता है जो इंपोर्ट पे लगाया जाता है। तो कस्टम ड्यूटी और जीएसटी ये जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब सर टैक्स बर्डन जो है वो शिफ्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन शिफ्ट हो जाता है। मतलब अगर होलसेलर परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से तो वो टैक्स लेगा। मैन्युफैक्चरर किससे टैक्स लेगा? होलसेलर से ले लेगा। हालांकि पे करेगा मैन्युफैक्चरर, लेकिन वो टैक्स लायबिलिटी जो है यानी बर्डन किस पे जा रहा है? वो जा रहा है होलसेलर पे। फिर होलसेलर मान लो अगर रिटेलर को सेल करता है तो होलसेलर टैक्स पे करेगा, वो किससे ले लेगा? रिटेलर से ले लेगा। और रिटेलर जो टैक्स पे करता है वो किससे लेता है? कंज्यूमर से लेता है। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो टैक्स बर्डन बियर करना होता है वो करना होता है कंज्यूमर को, जो प्रोडक्ट या सर्विस को यूटिलाइज करता है। तो टैक्स बर्डन ऑन द पर्सन हु यूटिलाइज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर एक ही टैक्स है, वो है इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर एक ही टैक्स फॉल करता है, वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? टैक्स विच इज लेविड ऑन इनकम। ऐसा टैक्स जो इनकम पे लगाया जाता है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है क्योंकि जिस पर्सन पे लगाया जाएगा उसी के द्वारा ये पे करना होता है। और डायरेक्ट टैक्स को जो गवर्न करता है वो करता है सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स को जो गवर्न करता है, जो कंट्रोल करता है, जो गवर्न बॉडी है वो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्सेस की तो इसमें आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट पे लगता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ केसेस में एक्सपोर्ट पे भी लगता है, कुछ चुनिंदा आर्टिकल्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स को गवर्न करता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। लेकिन आपको पढ़ना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, इसको गवर्न करता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है वो है 1961, ये आपको पढ़ना है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 से भी पहले काफी एक्ट आए जो स्टार्ट हुआ था 1860 से। तो बार बार में नए नए एक्ट आते रहे और लास्ट में जाके इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे गाड़ी रुक गई, यानी ये लास्ट एक्ट था। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होते रहे, पूरा एक्ट नहीं बदला, इसी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होते रहे। तो आप क्या पढ़ोगे? इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1962 को। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो अमेंड होता है, मतलब वो चेंज होता है एवरी ईयर, हर साल। किसके द्वारा? एनुअल फाइनेंस एक्ट के द्वारा। अब ये एनुअल फाइनेंस एक्ट की हम बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसी के अंदर अमेंडमेंट होते रहते हैं हर साल। टैक्स में बदलाव होता है, टैक्स रेट चेंज होते हैं, कोई नया सेक्शन लाना होता है, कोई डिलीट करना होता है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर ही अमेंडमेंट होती है एनुअल फाइनेंस एक्ट के द्वारा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1962 से और ये अप्लीकेबल है पूरे इंडिया पे, ये अप्लीकेबल है पूरे इंडिया पर। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के साथ इनकम टैक्स रूल्स 1962 है, सर्कुलर्स है, नोटिफिकेशन है और केस डिसीजंस है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के साथ इनकम टैक्स रूल्स भी स्टडी की जाती है। अगर पूरे लॉ को स्टडी करना है, अगर पूरे लॉ को स्टडी करना है तो एक्ट के साथ रूल्स भी पढ़ने होते हैं। इनकम टैक्स रूल्स 1962 है, इसके साथ सर्कुलर्स पढ़ने होते हैं। ये क्या होता है? सर्कुलर्स का मतलब होता है कि जब लॉ के अंदर कोई डाउट्स होते हैं तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उन डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है वो अपनी क्लैरिफिकेशन देता है सर्कुलर्स के माध्यम से। सर्कुलर्स जो है वो बाइंड होते हैं डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे, लेकिन एसएससी पे ये बाइंड नहीं होते। मतलब एसएससी को ये मानना अनिवार्य नहीं है, वो चाहे तो इसका बेनिफिट ले सकता है। नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ला सकती है, सीबीडीटी भी नोटिफिकेशन ला सकता है। गवर्नमेंट को कुछ किसी बंदे को अगर एग्जम्पशन देनी है कोई, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी ला सकती है। कोई नया अमेंडमेंट लाना होता है गवर्नमेंट को इंस्टेंटली
तो देखो एक्ट तो साल में एक बार आएगा, लेकिन बीच में अगर कुछ चीज़ गवर्नमेंट को चेंज करना होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से होता है। इसके अलावा जो डिसीजंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के साथ इनकम टैक्स रूल्स 1962, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस और केस डिसीजन, ये सारे मिला के बन जाते हैं एक पर्टिकुलर लॉ। ये एक लॉ बन जाता है। आपको पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1961, रूल्स 1962, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन और केस डिसीजन। तो मैं आपको बता रहा था कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है ना, वो हर साल अमेंड होता है एनुअल फाइनेंस एक्ट के माध्यम से। अब ये एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है? देखो, एक फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो हर साल बजट सेशन के अंदर एक फाइनेंस बिल को प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा राज्यसभा में ये पास होगा पहले, फिर ये जाता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट की इस पर असेंट मिलेगी, तब ये बनता है एक्ट। तो पहले फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, लोकसभा राज्यसभा में ये पास होता है, प्रेसिडेंट अपनी इस पे असेंट देते हैं, अप्रूवल देंगे, उसके बाद फाइनेंस बिल बन जाता है फाइनेंस एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो चेंजेस होते हैं हर साल, जो टैक्स रेट चेंज करना, नए सेक्शन को लेके आना, कुछ डिलीशन करना, तो वो सारा का सारा जो अमेंडमेंट होता है वो एनुअल फाइनेंस एक्ट के माध्यम से होता है। वो एनुअल फाइनेंस एक्ट के माध्यम से होता है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो टैक्स लगाया गया था वो सर जेम्स विल्सन ने लगाया था। इसका भी एक रीजन ये था कि जब 1857 की बात है, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो उस टाइम काफ़ी लॉस हो गया था इकोनॉमी को। तो उस लॉस की रिकवरी के लिए सबसे पहले 1860 में सर जेम्स विल्सन नाम के एक व्यक्ति ने टैक्स लगाया था। तो फाइनेंस एक्ट के माध्यम से गवर्नमेंट पहले ही आपको बता देती है कि इस साल जो आप कमाने वाले हैं उस पर टैक्स रेट क्या होंगे। फाइनेंस एक्ट के माध्यम से आपको मालूम चल जाता है कि जो आप इस साल कमाने वाले हो उस पर टैक्स रेट क्या होते हैं, यानी एडवांस में गवर्नमेंट आपको बता देती है। तो हमें पढ़ना है फाइनेंस एक्ट 2020, फाइनेंस एक्ट 2020। फाइनेंस एक्ट 2020 बताएगा कि 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो इनकम अर्न की जाएगी उस पर टैक्स रेट क्या होंगे, यानी असेसमेंट ईयर 21-22 के टैक्स रेट्स अप्लीकेबल होते हैं। यानी पहले कमाओ फिर बाद में टैक्स पे करो। ये तो फाइनेंस एक्ट 20 के अंदर 20-21 में जो आप कमाने वाले हो इनकम, उस पर टैक्स रेट क्या होंगे वो मालूम चल जाता है फाइनेंस एक्ट के माध्यम से, यानी असेसमेंट ईयर 21-22। सर ये असेसमेंट ईयर क्या होता है बताऊंगा, आगे नंबर आएगा सबका। तो मैंने आपको बताया कि पहले इनकम अर्न होगी उसके बाद टैक्स पे होगा। पहले कमाओगे तभी तो टैक्स पे करोगे ना। तो सेक्शन 3 है जो बोलता है प्रीवियस ईयर के बारे में। प्रीवियस ईयर होगा 20-21, यानी 20-21 में आप कमाओ और 21-22 में आप टैक्स पे करो। तो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? सेक्शन 3 बोलता है कि फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसीडिंग द असेसमेंट ईयर, मतलब ऐसा फाइनेंशियल ईयर जो एकदम पहले आता है असेसमेंट ईयर के, वो होता है प्रीवियस ईयर। या आप ये भी कह सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्नड, जिसमें इनकम अर्न की जाती है वो होता है प्रीवियस ईयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं गत वर्ष। तो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वो फाइनेंशियल ईयर जो एकदम पहले आता है असेसमेंट ईयर से। सर असेसमेंट ईयर क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष। तो अगर प्रीवियस ईयर 20-21 है तो अंडरस्टूड है कि असेसमेंट ईयर 21-22 होगा। असेसमेंट ईयर 21-22 है तो कॉमन सी बात है प्रीवियस ईयर क्या होगा? 20-21, क्योंकि प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होगा कि वो फाइनेंशियल ईयर जो एकदम पहले आता है असेसमेंट ईयर के। अगर मैं आपसे कहूं कि असेसमेंट ईयर 21-22 है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 20-21, क्योंकि इससे एकदम पहले वाला क्या होगा? प्रीवियस ईयर। तो असेसमेंट ईयर का मतलब होता है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, यानी 12 महीने का समय
कमेंसिंग स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को और ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च को। या आप ये भी कह सकते हो कि असेसमेंट ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर इन विच टैक्स इज पेड, जिसके अंदर टैक्स पे किया जाता है। ये बेसिक बातें हैं, हालांकि इसके भी एक्सेप्शन है, लेकिन अभी फिलहाल बताऊंगा नहीं मैं आपको, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि पहले कमाओगे फिर बाद में टैक्स पे करोगे। तो जिस साल में कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, गत वर्ष। और आप ये भी कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वो फाइनेंशियल ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, जो एकदम पहले आता है असेसमेंट ईयर की, क्योंकि पहले कमाओगे बाद में टैक्स पे करोगे। पहले कमाओ फिर टैक्स का कैलकुलेशन आपकी अगले साल होगी कर निर्धारण वर्ष में। तो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वो साल जो एकदम पहले आता है असेसमेंट ईयर की, यानी असेसमेंट ईयर 21-22 है तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा 20-21। असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये 12 महीने का होता है, स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और ख़त्म होता है 31 मार्च को। और मतलब आप ये भी कह सकते हो कि वो फाइनेंशियल ईयर जिसमें टैक्स पे किया जाता है। तो एक जनरल रूल होता है कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, यानी जो इनकम है प्रीवियस ईयर की वो टैक्सेबल होती है असेसमेंट ईयर में। हो सकता है चीज़ें समझने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी आए, ये फर्स्ट लेक्चर है, लेकिन जितना हो सकता है बार बार आप चीज़ों को देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं रेडी हूँ, अवेलेबल हूँ, मैं आपको बताऊँगा। लेकिन देखो वीडियो को बार बार आपको देखना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि इनकम टैक्स के बारे में एक सिंपल सी बात बोली थी, सिंपल तो क्या है, एक बड़ी बात बोली थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उन्होंने कहा था कि इनकम टैक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड, यानी इनकम टैक्स बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है समझने में, क्योंकि इसमें नए नए प्रोविजन होते हैं। हर चैप्टर में आप देखोगे, आप आगे सैलरी चैप्टर के अंदर जब पढ़ोगे आप सारे हर टॉपिक में नए नए चेंजेस हैं, अमेंडमेंट, नए नए प्रोविजंस होते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं, आपके साथ मैं खड़ा हूँ और कोई भी चीज़ टफ नहीं होती, सब चीज़ें आसान होती है, बस इंटेंशन होनी चाहिए करने की। और वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल कि क्या होता है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो इनकम टैक्स मतलब टैक्स which is levied on total income of previous year of every person at prescribed rates in the relevant finance act। तो मैंने क्या बोला, इनकम टैक्स क्या होता है, टैक्स विच इज लेविड ऑन टोटल इनकम, ऐसा टैक्स जो टोटल इनकम पे लगाया जाएगा। सर टोटल इनकम क्या होता है, पहले निकालना होता है ग्रोस टोटल इनकम। जब ग्रोस टोटल इनकम में से हम डिडक्शन ले लेते हैं चैप्टर 6A की जो सेक्शन 80C to A2U है, तो उसको टोटल इनकम बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं मैं। तो मैंने आपको बताया कि टैक्स विच इज लेविड ऑन टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, आपको मालूम चल गया। ऑफ एवरी पर्सन, पर्सन का मतलब क्या होता है वो बताऊंगा मैं आगे आपको, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एट द प्रेस्क्राइब रेट, ये रेट्स कहाँ मिलेंगे आपको, इन द रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट के अंदर। मैंने आपको बताया कि हर साल फाइनेंस एक्ट आता है और इसमें ही जो चेंजेस होते हैं, जो टैक्स रेट में जो बदलाव होते हैं, इस फाइनेंस एक्ट के माध्यम से ही आते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 से चला आ रहा है और इसी के अंदर अमेंडमेंट होते रहते हैं हर साल। तो मैंने आपको बताया कि टैक्स टोटल इनकम पे लगता है प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम होनी चाहिए, और किस पे लगता है, पर्सन की इनकम होनी चाहिए प्रीवियस ईयर की, और प्रेस्क्राइब रेट से लगता है जो फाइनेंस एक्ट के अंदर होते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि पर्सन का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स लगता है इनकम पर, किसकी इनकम, पर्सन की इनकम जो प्रीवियस ईयर में कमाएगा। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि पर्सन का मतलब क्या होता है। तो पर्सन को सेक्शन 2 क्लोज 31 में डिफाइन किया हुआ कि पर्सन का मतलब क्या, पर्सन की कैटेगरी है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर पर्सन का मतलब इंडिविजुअल यानी नेचुरल पर्सन, दैट इज ह्यूमन बीइंग, मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। तो पर्सन मतलब इंडिविजुअल, मेल, फीमेल, माइनर। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी ऐसी हिंदू फैमिली जिसका डिवीजन नहीं हुआ है, जिसका पार्टीशन नहीं हुआ, जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, जिसके अंदर एक मेल होता है, जिसके अंदर लिनियरी डिसेंडेंट, एक कॉमन एंसेस्टर होता है, यानी कॉमन पूर्वज होता है। उनके जो मेंबर्स हैं उनकी
जो वाइफ्स जो डॉटर इसमें कवर होती है। जो इसके मेंबर्स होते हैं एचयूएफ के, उनको बोलते हैं को पार्टनर। फिलहाल मैं आगे एक चैप्टर एचयूएफ का मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर देखना है पर्सन में कौन कौन आएगा। इंडिविजुअल, एचयूएफ यानी अगर इंडिविजुअल कुछ कमाता है, एचयूएफ फैमिली मिलकर कोई बिजनेस करती है, एओपी बीवाई ये इसको भी पर्सन माना गया, मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये क्या होता है, कोई भी पर्सन मेंबर हो सकता है, यानी एनी पर्सन कैन बी मेंबर, यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में, यानी ये जो पर्सन की कैटेगरी है 7, इसमें कोई भी मेंबर हो सकता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में लोग आपस में मिलते हैं, पर्सन एक कॉमन पर्पस, कॉमन ऑब्जेक्टिव, कुछ इनकम अर्न करने के लिए। एक होता है बीवाई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, नाम से ही मालूम पड़ रहा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी यहाँ पर जो मेंबर होंगे वो इंडिविजुअल होंगे, मतलब सिर्फ इंडिविजुअल मिलके ही कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो बोला जाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो मैंने आपको बताया पर्सन में क्या आएगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई इनकम कमाती है, कोई बिजनेस है उसका, एओपी बीवाई, लोकल अथॉरिटी मतलब म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एटसेट्रा, अगर वो भी कुछ कमाती है तो उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी यानी वो भी एक पर्सन की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद फर्म, फर्म के अंदर भले ही वो पार्टनरशिप फर्म हो या फिर एलएलपी हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसके अलावा कोई कंपनी हो जो सेक्शन 2 क्लॉज 17 में डिफाइन कर रखा है, भले ही डोमेस्टिक कंपनी हो, इंडियन कंपनी, सब आती है इसमें। उसके बाद लास्ट है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब जो यहाँ फॉल नहीं करेंगे 6 के अंदर वो यहाँ फॉल कर जाएंगी, मतलब यूनिवर्सिटीज। यानी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब सेपरेट एंटिटी जिसकी होती है इन द आइस ऑफ लॉ, यानी कानून की नज़र में जिसकी एक अलग पहचान हो, अलग एंटिटी होती है, मतलब नेचुरल पर्सन नहीं होता, ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है। जैसे यूनिवर्सिटी, डीटीज मतलब जो देवी देवता हो। तो मैंने आपको बताया पर्सन को क्लोज सेक्शन 2 क्लोज 31 में डिफाइन किया, वो बताया कि पर्सन के अंदर 7 कैटेगरी है, पर्सन में 7 को कवर किया गया है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, भले इंडिविजुअल कमाए भले एचयूएफ कमाए इनकम, भले एओपी बीवाई, लोकल अथॉरिटी, फर्म, कंपनी या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, वो सब पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। तो मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स लगता है टोटल इनकम पर, किसकी इनकम, पर्सन की प्रीवियस ईयर की इनकम पे। जो रेट कहाँ मिलेंगे आपको, फाइनेंस एक्ट के अंदर मिलेंगे। फाइनेंस एक्ट मतलब हर साल फाइनेंस बिल जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, वो बाद में एक्ट बनता है प्रेसिडेंट की एसेंट से, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर ये अमेंडमेंट होते हैं हर साल। तो पर्सन आपको मालूम चल गया। उसके बाद देख लेते हैं हम इनकम। ये कोई डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि इनकम टैक्स पढ़ रहे हो आप, इनकम का मतलब पता होना चाहिए। सेक्शन 2 क्लोज 24 बोलता है इनकम का मतलब कोई भी प्रॉफिट या कोई भी गेन, कोई भी डिविडेंड या कोई भी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव होता है किसी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस को, जैसे चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स मतलब आप सैलरी चैप्टर में पढ़ोगे, परक्विजिट्स का मतलब होता है अनुलाभ, यानी कोई बेनिफिट दिया जा रहा है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को, वो भी इन काइंड, उसको हम बोलते हैं परक्विजिट्स। तो उसकी वैल्यू निकालनी होती है, कितना वैल्यू उसका टैक्सेबल है, तो वो उसकी इनकम मानी जाएगी। तो इनकम का मतलब वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स या प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, सैलरी के अलावा मैंने प्रॉफिट, सैलरी की जगह पे कोई प्रॉफिट दिया जा रहा है वो भी इनकम माना जाएगा। कोई अलाउंस दिए जा रहे हैं, कोई भत्ते दिए जा रहे हैं, कोई कैपिटल गेन हो, यानी कैपिटल एसेट को जब सेल करते हैं तो कैपिटल गेन होता है, तो वो भी इनकम मानी जाएगी। कोई लॉटरी अगर निकल गई, क्रॉसवर्ड पजल्स हो, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स या गैम्बलिंग, कोई जुआ वगैरह हो, तो ये सारी इनकम है और ये इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इनकम मानी जाएगी सेक्शन 2 क्लोज 24 के अंदर। भले ही प्रॉफिट गेन हो, डिविडेंड हो, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव होता है ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन को, कोई वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स है, कोई अलाउंस है, कोई कैपिटल गेन है, लॉटरी से इनकम होती है, कोई पजल्स है वहाँ से कोई पैसा आ रहा है तो वो भी इनकम है। कोई कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब कोई एंटरप्राइज के अंदर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो किसी भी एंटरप्राइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एंटरप्राइज उनका कर देती है इंश्योरेंस, तो उस अमाउंट में से जो भी एम्प्लॉय को मिलता है वो भी उसकी इनकम मानी जाएगी। यानी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो इनकम आएगी वो भी इनकम कंसिडर होगी इनकम टैक्स के सेक्शन 2 क्लोज 24 के हिसाब से। कोई गिफ्ट मिलता है 50,000 से अधिक वो भी इनकम मानी जाएगी। कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है पीएफ के अंदर वो भी इनकम का पोर्शन होता है जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये एक लिस्ट है इंक्लूसिव, ठीक है, यानी ये एग्जाम्पल है
और भी हो सकती है इनकम, तो आपको पता होना चाहिए। जब आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं तो सीक्वेंस में आपको बताऊंगा। उसके बाद सेक्शन 2 क्लोज 7 बोलता है एसएससी क्या होता है। अगर सिंपली मैं बताऊं तो एसएससी, ये वर्ड आप बार बार सुनेंगे जब भी आप इनकम टैक्स की पूरी बुक आप चैप्टर पढ़ते जाओगे, बार बार ये वर्ड सुनने को मिलेगा। तो एसएससी का मतलब होता है टैक्स पेयर। अगर सिंपली एक लेमन लैंग्वेज में बोलूं मैं आपको, एसएससी का मतलब टैक्स पेयर यानी करदाता जो टैक्स पे करता है। एसएससी मतलब पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट, यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कोई भी पर्सन जो टैक्स पे करता है, कोई एनी अदर सम ऑफ मनी पे करता है, मतलब इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन, वो क्या है, एसएससी है। इसके अलावा एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम। इसके अलावा वो सभी पर्सन यानी एवरी पर्सन, हर एक पर्सन जिसके रिस्पेक्ट में, यानी इन रिस्पेक्ट ऑफ, जिसके रिस्पेक्ट में उसके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही, मतलब किसी ऐसे पर्सन के ऊपर जो जिसके ऊपर इनकम टैक्स की कोई कार्रवाई चल रही है, यानी उसका असेसमेंट हो रहा है उसकी इनकम का। असेसमेंट का मतलब होता है प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइनिंग टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन की टोटल इनकम निकालना, यानी उसकी टैक्सेबल इनकम निकालना और टैक्स लायबिलिटी निकालना। तो अगर किसी पर्सन पे कोई इनकम टैक्स की कोई कार्रवाई चल रही है, उसका असेसमेंट हो रहा है डिपार्टमेंट द्वारा उसकी इनकम को लेके, तो वो भी एसएससी माना जाएगा। इसके अलावा कोई इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज एसेसिबल, मतलब अगर मैं हूँ, मेरा कोई बच्चा है, तो उस बच्चे की इनकम भी मेरी इनकम मानी जाएगी, यानी उसके अदर पर्सन के रिस्पेक्ट में मेरी इनकम, ठीक है। अगर मैं उस पर भी मेरा कोई असेसमेंट चल रहा है तो भी मैं क्या हूँ, एसएससी हूँ। इसके अलावा कोई लॉस अगर सस्टेंड किया है पर्सन द्वारा, या कोई अमाउंट ऑफ रिफंड के लिए उसका असेसमेंट हो रहा है, तो ये सारे क्या है, एसएससी है। या एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी, यानी ऐसा पर्सन जिसको मान लिया जाएगा कि वो एसएससी है अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हर वो पर्सन जो डीम टू बी एसएससी, यानी जिसको एसएससी मान लिया जाता है। यानी डीम टू एसएससी का मतलब क्या होता है कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, यानी मेरा कोई बच्चा है, माइनर है, उसकी कोई इनकम कमाता है, मतलब कोई गाना गा रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जिससे उसको इनकम आ रही है, तो उसकी इनकम भी मेरी इनकम में ही क्लब हो जाती है। तो वो तो टैक्स पे नहीं करेगा, उसके रिस्पेक्ट में मैं एसएससी माना जाऊंगा, तो उसको बोलते हैं डीम टू बी एसएससी। उसके बाद एवरी पर्सन हु इज डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट। देखो एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जब इनकम टैक्स के द्वारा किसी पर्सन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो पर्सन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करता, तो वो बन जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट। मतलब अगर किसी पर्सन को टीडीएस काटना था, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, अगर किसी पर्सन को टीडीएस काटना था, उसने टीडीएस नहीं काटा या काट लिया जमा नहीं किया, तो वो बन जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट। टीडीएस पे अलग चैप्टर है, मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप ये जान लो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जहाँ पे इनकम जनरेट होती है, जहाँ पे सोर्स होता है इनकम का, वहाँ पे ही टैक्स काट लिया जाता है। टीडीएस एक इनकम टैक्स की तरह होता है, डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट आपसे कमाते कमाते ले लेती है। उसके बाद है असेसमेंट। क्या होता है असेसमेंट? अभी मैंने बताया आपको कि प्रोसीजर बाय विच, जिसके द्वारा इनकम ऑफ एन एसएससी, एसएससी की इनकम जो है वो डिटरमाइन की जाती है बाय असेसिंग ऑफिसर। असेसमेंट का मतलब प्रोसीजर जिसके द्वारा एसएससी मतलब टैक्स पेयर, यानी एसएससी की इनकम को अगर डिटरमाइन करना एओ द्वारा, मतलब असेसिंग ऑफिसर द्वारा। असेसिंग ऑफिसर में क्या आता है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये सब सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंदर ये बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं। जब सीबीडीटी चैप्टर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में इनके बारे में। फिलहाल
असेसमेंट का मतलब होता है जब एसएससी की इनकम को डिटरमाइन किया जाता है, जब उसकी इनकम की कैलकुलेशन होती है, जब उसकी टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकाली जाती है एओ द्वारा, तो वो होता है असेसमेंट। अब असेसमेंट या तो एसएससी खुद करता है या फिर डिपार्टमेंट करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जब एसएससी अपना असेसमेंट खुद करता है, मतलब अपनी टोटल इनकम खुद निकाल रहा है, अपनी टैक्स लायबिलिटी खुद निकालता है, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 140A के तहत। इसके अलावा और भी असेसमेंट होते हैं, समरी असेसमेंट, स्क्रूटिनी असेसमेंट, बीजीए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च अंडर सेक्शन 153A। तो ये सारे असेसमेंट है, एक चैप्टर है असेसमेंट का, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल असेसमेंट का मतलब टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालना। अब एक वर्ड सुनो कि आप बार बार में, ग्रोस टोटल इनकम। सेक्शन 80B5 के तहत बता रखा है कि ग्रोस टोटल इनकम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। देखो नाम से ही मालूम पड़ रहा है ग्रोस। ग्रोस टोटल इनकम का मतलब होता है सम ऑफ इनकम अंडर द 5 हेड्स, यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर 5 हेड्स बना रखे इनकम के। कोई भी इनकम हो इन 5 हेड्स में ही फॉल करेगी। पहला हेड है इनकम अंडर द हेड सैलरी, या आप कह सकते हो इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी सैलरी से कोई इनकम आएगी वो सैलरी वाले हेड में जाएगी। तो 5 हेड्स बनाए हुए हैं, इनकम इधर ही फॉल करेगी। उसके बाद दूसरा जो हेड है वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, यानी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम होती है, मतलब मेरा कोई घर है, मैंने उसको रेंट पे दिया, तो मैं एज ए लैंडलॉर्ड मैं रेंट लूंगा, तो रेंट मेरे लिए क्या है, इनकम। तो मैं किस हेड में दिखाऊंगा उसको, हाउस प्रॉपर्टी हेड में दिखाऊंगा। तो पहला हेड इनकम अंडर द हेड सैलरी, पहला सैलरी हेड है, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी का हेड है, यानी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आएगी तो वो इस हेड में जाएगी। अगर कोई प्रॉफिट या गेन्स बिजनेस या प्रोफेशन के में से कोई प्रॉफिट या गेन होता है, उसकी जो इनकम है उसके लिए पीजीबीपी का हेड होता है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। उसके बाद जो फोर्थ हेड है वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, यानी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से कोई इनकम हो रही है, यानी जब कैपिटल एसेट को सेल किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, तो वहां से होगा कैपिटल गेन। मतलब मेरे पास कोई घर है, वो मेरे लिए कैपिटल एसेट है, अगर मैंने उसको सेल कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया, तो मुझे अमाउंट मिलेगा, तो मेरे लिए क्या है, कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन की इनकम जो है वो कैपिटल गेन के हेड में जाएगी। इसके अलावा अगर कोई अदर इनकम है, यानी जो इन चारों में फॉल नहीं कर रही है, इसके अलावा कोई ऐसी इनकम जो ना ही सैलरी में फॉल कर रही है, ना ही हाउस प्रॉपर्टी में फॉल कर रही है, ना ही पीजीबीपी में फॉल कर रही है, और ना ही कैपिटल गेन में फॉल कर रही है, वो कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ये 5वां हेड है, इसको बोलते हैं रेजिडुअरी हेड। इसको यानी जो इन चारों में नहीं गया वो इसमें आ जाएगा, जो इनकम इन चारों में नहीं गई वो इस हेड में आ जाएगी। जब हम 5 हेड की इनकम को ऐड कर लेते हैं, उसमें करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। मैंने अभी बताया आपको कि हम किसी और की इनकम जोड़ देते हैं एसएससी की इनकम में, यानी अगर मेरी इनकम है और मेरी स्पाउस यानी मेरी वाइफ भी कुछ इनकम कमाती है और वो उसी एंटरप्राइज में है जिसमें मैं काम करता हूँ, और मेरी वाइफ की जो वो इनकम अर्न कर रही है वो अपने खुद के, मतलब उसके पास स्किल्स नहीं है, लेकिन वो मेरे थ्रू, यानी आप कह सकते हो मेरी कोई बड़ी पोस्ट है एंटरप्राइज के अंदर और मेरे थ्रू उनका सिलेक्शन हुआ, और उससे वहाँ से जो इनकम आएगी वो उनकी इनकम नहीं मानी जाएगी, वो मेरी इनकम ही होगी, तो वो क्लब हो जाएगी मेरी इनकम में। ऐसे ही अगर कोई मेरा माइनर चाइल्ड है, मेरा बच्चा है, उसकी इनकम है, तो वो भी मेरी इनकम में जुड़ जाएगी, उसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। इसके अलावा हम अगर कोई लॉस हो गया हमें, मतलब अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है, तो हम सेट ऑफ कर लेते हैं हेड से। तो इसके ऊपर भी एक चैप्टर है सेट ऑफ का, मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल आप ये समझ लो कि अगर किसी हेड से आपको लॉस होता है, यानी 5 हेड है, अगर मान लो कि आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस हो गया, सर लॉस मान लो कि कोई सेल्फ ऑक्युपाइड है, यानी आप खुद एक घर में रहते हो और उस घर के लिए आपने लोन ले रखा है और उस लोन पे आप इंटरेस्ट पे करते हो बैंक का, तो जिस घर में आप रहते हो उसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो जब आप इसकी इनकम निकालोगे तो इसकी जीएवी होगी, ग्रोस एनुअल वैल्यू, यानी वो नील आएगी। यानी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में बताऊंगा मैं आपको डिटेल में, लेकिन फिलहाल आप समझ लो शॉर्ट में कि हाउस प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है मेरा, यानी मेरा खुद का घर,
तो मेरा खुद के घर के लिए मैंने कोई लोन लिया हुआ है, उसके लिए मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो जब मैं उस इंटरेस्ट को लेस करूँगा तो स्वाभाविक सी बात है मेरी इनकम जो नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि मेरी जीएवी जो रेंट तो कोई इनकम आई नहीं मेरे को, मैं खुद उस घर में रह रहा हूँ तो रेंट की इनकम तो आएगी नहीं मेरी उसमें, तो इनकम कुछ है नहीं मेरी। लेकिन मैं इंटरेस्ट जब लेस करूँगा, जो इंटरेस्ट मैंने पे कर रहा हूँ लोन के लिए, जिस घर के लिए मैंने लोन लिया है उसके लिए मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ और वो घर मैं खुद अपने रहने के लिए यूज़ करता हूँ, तो जब मैं इंटरेस्ट को लेस करूँगा तो वो नेगेटिव में आएगा। तो जब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो मैं किसी भी हेड से सेट ऑफ कर लूँगा, ठीक है। तो ये होता है सेटअप यानी एडजस्ट कर लेना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो सैलरी से इनकम है 3 लाख रुपए और हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ गया 1 लाख रुपए, तो इस 1 लाख रुपए को मैं इससे एडजस्ट कर लूंगा। तो ये है सेट ऑफ, इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑफ लॉस, लॉस को सेट ऑफ करना, एडजस्ट करना। तो जब ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन को लेस कर देते हैं, सर डिडक्शन क्या होता है? देखो डिडक्शन का मतलब होता है पहले इनकम में ऐड करना बाद में लेस करना, पहले एडिशन होगा फिर डिलीशन होगा। डिडक्शन यानी चैप्टर 6A की डिडक्शन सेक्शन 80C से 80U तक। मतलब किसी बंदे ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे LIC प्रीमियम पे कर दिया, तो गवर्नमेंट बोलती है अच्छा काम कर रहे हो आप, फैमिली प्लानिंग कर रहे हो आप, हम आपको डिडक्शन दे देंगे, ठीक है। तो पहले वो उसकी इनकम में तो ऐड है ना, अपनी इनकम में से वो LIC पॉलिसी ले रहा है, तो वो प्रीमियम पे कर रहा है तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी उसको, तो वो 80C में आता है। तो ऐसे ही सेक्शन 80C से लेके 80U तक सेक्शन बना रखे हैं इन सब में, जिस पर जो डिडक्शन अप्लीकेबल होती है वो डिडक्शन क्लेम कर लेता है। तो जब ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन को लेस कर देते हैं तो आता है टोटल इनकम, इसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। इसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इनकम। ये वो इनकम है जिस पर टैक्स रेट लगा के हम टैक्स निकालेंगे, ये वो इनकम है जिस पर टैक्स रेट लगा के हम टैक्स निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 5 हेड्स होते हैं इनकम के। एक सैलरी इनकम हेड होता है, एक हाउस प्रॉपर्टी का हेड होता है, एक बिजनेस प्रोफेशन इनकम, कैपिटल गेन हेड होता है यानी कैपिटल गेन इनकम आएगी, अदर सोर्स। जो इन चारों में नहीं गया वो इसमें आ जाएगा। मतलब सर जैसे इंटरेस्ट हो गया, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग अकाउंट से, ठीक है, आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है, तो ये सब कोई लॉटरी इनकम है आपकी, कोई हॉर्स रेस में आपने पैसा लगा रखा है, कोई गैम्बलिंग, कोई जुआ खेल रहे हो आप, तो ये सारा जाएगा अदर सोर्स की इनकम में। इसलिए इसको बोलते हैं रेजिडरी हेड है। ये जो चारों हेड में फॉल नहीं करती वो इस हेड में फॉल करेगी। और कैजुअल इनकम भी आती है इसमें। कैजुअल इनकम मतलब आपकी लॉटरी निकल गई, आपने हॉर्स में पैसा लगाया, आपने गैम्बलिंग किया, तो यानी वो ऐसी इनकम होती है जो बार बार नहीं होती, कोई रिकरिंग नेचर की नहीं होती, वो कभी आपको एस्टिमेट होता ही नहीं कि आपको लॉटरी निकलने वाली है। तो लेकिन लॉटरी इनकम और ये सब क्या होती है? ये होती है कैजुअल इनकम, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 5 हेड्स होते हैं, उसमें हम क्लबिंग कर लेते हैं, यानी दूसरे की इनकम अपनी इनकम में जोड़ लेते हैं, उसको क्लबिंग बोलते हैं। अगर कोई लॉस होता है किसी हेड में तो उसको हम सेट ऑफ कर लेते हैं, तो आ जाता है हमारा ग्रोस टोटल इनकम। और जब ग्रोस टोटल इनकम में से हम डिडक्शन लेस कर देते हैं सेक्शन 80C टू 80U की, तो हमें मिलता है टोटल इनकम, जिसको हम बोल सकते हैं टैक्सेबल इनकम। इस टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट लगाएंगे हम, तो टैक्स रेट पता होने चाहिए हमें। टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट लगाएंगे तो हमें मालूम चलेगा टैक्स के बारे में, कितना टैक्स आया है। तो टैक्स रेट की बात कर लेते हैं हम। टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए टैक्स रेट क्या है? सबसे पहले बात कर लेते हैं स्लैब रेट की। स्लैब रेट जो है वो अप्लीकेबल होते हैं इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स यानी AOP BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। यहाँ पर BOI में कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगा क्योंकि इसके अलग टैक्स रेट होते हैं। तो हम देख रहे हैं टैक्स रेट किसका? असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखो आप, मैंने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी लिए हैं ताकि लास्ट में जो भी क्वेरी है आपकी वो सोल्व हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल, HUF, AOP BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अगर इंडिविजुअल की एज बिलो 60 ईयर्स है यानी 60 साल से कम है तो टैक्स रेट क्या होंगे? सबसे पहले मैंने लिखा है टोटल इनकम, यहाँ पे लिखा है मैंने टैक्स रेट, यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी रुपीज में। तो अगर कोई इंडिविजुअल है उसकी 60 साल से कम की उम्र है यानी वो नॉर्मल सिटीजन में आएगा,
तो सबसे पहले लिखा मैंने टोटल इनकम। तो असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए हम बात देख रहे हैं टैक्स रेट का, यानी इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए क्या टैक्स रेट होते हैं। तो नॉर्मली अगर 60 साल से कम की उम्र है किसी इंडिविजुअल की, तो उसके लिए टैक्स रेट क्या होंगे, अप टू ₹2,50,000, यानी 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, नील। तो टैक्स लायबिलिटी नील आ जाएगी। जब टैक्स रेट नील है तो टैक्स लायबिलिटी नील आएगी। 2.5 लाख से ऊपर जाते ही 5 लाख तक हो जाएगा 5% टैक्स रेट, यानी 2.5 लाख से 5 तक हो जाएगा 2.5 लाख, इस पे 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 12,500। उसके बाद 5 लाख से ऊपर जाते हैं 10 लाख तक हो जाएगा 20%, यानी 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख तक कितना हो जाएगा 5 लाख, इस पे 20% निकालोगे कितना आ जाएगा 1 लाख, और 12,500 आपने पहले निकाल रखा है 5 तक, तो ये हो जाएगा 1,12,500, यानी 10 लाख तक की इनकम पे जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 1,12,500। और अगर 10 लाख से ज़्यादा है टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम, तो टैक्स लग जाएगा 30%, यानी जो भी इनकम 10 लाख से ऊपर होगी उस पर 30% टैक्स लग जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, टोटल इनकम माइनस 10 लाख, टोटल इनकम माइनस 5 लाख, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर टोटल इनकम 10,30,000 है मिस्टर राज की। आपको टैक्स लायबिलिटी अगर निकालनी हो तो सबसे पहले तो माइंड में तुरंत हिट करना चाहिए आपके कि 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स है ही नहीं। 2.5 से 5% है, यानी 2.5 से 5 कितना हो गया 2.5 लाख, उस पर 5% कितना हो जाएगा 12,500, मैंने अभी बताया आपको 12,500। और 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक कितना है 20%, तो 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक कितना हो जाएगा 5 लाख, इस पे 20% कितना हो जाएगा 1 लाख, यानी 10 लाख तक कितना टैक्स आया मेरा 1,12,500। और मेरी टोटल इनकम कितनी है 10,30,000, तो 10 लाख से ऊपर टैक्स कितना बनता है 30%, तो 10 लाख से ऊपर मेरी इनकम कितनी है 30,000, इस पे 30% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 90,000। और आप सभी को पता है 10 लाख तक की इनकम पे कितना टैक्स होता है 1,12,500, इसमें मैं जोड़ दूंगा 9,000, तो ये आ जाएगा 1,21,500। सिंपली आपको क्या करना है, आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ माइंड में करना है कैलकुलेशन। मान लो कि मैंने बोला कि मिस्टर राज की इनकम है 10,30,000, तो आपके माइंड में तुरंत हिट करना चाहिए, अच्छा 10 लाख तक तो टैक्स कितना बनता है 1,12,500, 2.5 से 5 2.5, उस पर 5% कितना हो जाएगा 12,500। 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक कितना हो जाता है आपका 20%, यानी 5 लाख पे 20% कितना हो जाएगा 1 लाख, तो 10 लाख तक तो टैक्स कितना बनता है 1,12,500। और मेरी इनकम 10 लाख से ऊपर कितनी है सिर्फ 30,000, तो 30,000 पे टैक्स बनेगा 30% के हिसाब से, वो बन जाएगा 9,000। तो मेरा जो टैक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 1,21,500। बार बार में ये चीज़ देखोगे तभी आपको समझ में आएगी, कोई डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हो मुझसे। तो मैंने बात की नॉर्मल इंडिविजुअल की। अगर कोई ऐसा रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 ईयर्स और मोर है, यहाँ पे एक वर्ड आया है रेजिडेंट। देखो इनकम टैक्स में किसी भी पर्सन का अगर आपको स्टेटस देखना है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो उसकी कंडीशंस है, उस पर अलग चैप्टर है। रेजिडेंशियल स्टेटस अलग चैप्टर, मैं अलग से बताऊंगा आपको फिलहाल। तो मैंने आपको बोला कि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसकी एज अगर 60 ईयर्स या मोर है, उसको हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन्स, यानी ऐसा इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 साल या उससे ऊपर हो, उसको हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं, और 80 साल से कम हो। तो उसकी जो टैक्स लायबिलिटी यानी टैक्स रेट क्या होंगे उसके लिए, तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है सीनियर सिटीजन को, नील हो जाएगा। 3 लाख से 5 लाख वही 5% हो जाएगा, तो 3 लाख से 5 कितना हो जाएगा 2 लाख, इस पर 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10,000 यानी 10,000। 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक यानी 5 लाख हो गया, 5 लाख पे 20% निकालोगे कितना हो जाएगा 1 लाख, तो 10 लाख तक टैक्स कितना आ गया मेरा 1,10,000। और 10 लाख से ऊपर अगर मेरा टोटल इनकम हुआ तो टैक्स बन जाएगा 30%, तो जो भी मेरी एक्सेस इनकम होगी उस पर 30% में टैक्स निकाल लूँगा। तो सिंपली मान लो यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि टोटल इनकम है 10,30,000, तो 10 लाख तक तो मेरा टैक्स कितना आया है 1,10,000, और 10 लाख से ऊपर कितनी इनकम है 30,000 की, तो 30% टैक्स लग जाएगा, ये आ जाएगा 9,000।
तो 10,30,000 पे जो टैक्स आएगा मेरा, मुझे पता है कि 10 लाख तक टैक्स कितना बनता है सीनियर सिटीजन का, 1,10, और 30,000 पे 30% के हिसाब से कितना बन जाएगा, 9,000। तो टोटल टैक्स आ जाएगा 1,19,000। ये हो जाएगा सीनियर सिटीजन के लिए। अब हम बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन यानी वेरी सीनियर सिटीजन। ऐसे रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, यानी 80 ईयर्स और मोर। ऐसे रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन यानी वेरी सीनियर सिटीजन। उनके लिए टैक्स रेट अलग होते हैं। तो उनके लिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, यानी नील। 5 लाख से 10 लाख तो वही स्लैब रहेगा 20%। तो 5 लाख से 10 लाख कितना हो गया, 5 लाख, इस पे 20% आपको पता है 1 लाख हो जाएगा। और 10 लाख से ऊपर अगर इनकम है तो उस पर लग जाएगा 30%। तो 30% निकाल लोगे आप। तो 1 लाख तो पता ही है आपको, 10 लाख तक आ गया। और 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी एक्सेस, उस पर 30% निकाल के आप ऐड कर दोगे, आपका आ जाएगा टोटल टैक्स। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ फॉल करता है 1 अप्रैल को, तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के लिए। यानी ये मान लिया जाएगा कि वो सीनियर सिटीजन बन गया है, वो सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन बन गया है। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है, यानी किसी का जन्मदिन, किसी का 60वां जन्मदिन 60th बर्थडे अगर 1 अप्रैल को भी आता है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो 31 तारीख तक उसका वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गया है। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया मैंने, एग्जम्पशन। अब आपको पता होना चाहिए, बार बार में ये वर्ड आएगा। देखो, एग्जम्पशन का मतलब होता है नो टैक्स, कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। मतलब कोई भी ऐसी इनकम जो एग्जम्प्ट है उसको आप इनकम टैक्स निकालते वक्त अपनी इनकम में दिखाओगे ही नहीं, यानी वो उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। तो आपके लिए वो आप इनकम में काउंट नहीं करोगे उसको। तो डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, यानी टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगा वो। एक होता है डिडक्शन, यानी पहले आप ऐड करोगे तभी तो आपको डिडक्शन मिलेगी। तो सेक्शन 80C to 80U होता है डिडक्शन। यानी मान लो कि मिस्टर राज है, उसकी इनकम 5 लाख उसने कमाई, और इस 5 लाख में से उसने 10,000 रुपये LIC प्रीमियम के पे कर दिए, तो उसको डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि ये इसी इनकम में से उसने पे किया है ना। तो पहले ये इसमें ऐड है, आप डिडक्शन मिल जाएगी 10,000 रुपये की। फिलहाल डिडक्शन के चैप्टर में आपको डिटेल में बताएंगे। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया टैक्स रेट के बारे में। नॉर्मल इंडिविजुअल का टैक्स रेट अलग हुआ। मैंने आपको बताया कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता है, 2.5 से 5% होता है, 5 से 10 20% होता है, मोर देन 10 30% होता है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो फिर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 5 वही 5%, 5 से 10 20% हो जाएगा, और 10 से ऊपर 30% हो जाएगा। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है तो फिर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 5 से 10 फिर वही 20% और 10 से ऊपर 30%। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल या HUF, ये पिछले साल ये सेक्शन लाया गया था, और इसमें ना बोला गया था कि सेक्शन 115 BAC बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल HUF चाहे तो वो एक ऑप्शन ले सकता है, इसको बोलते हैं न्यू टैक्स रिजीम। अगर कोई इंडिविजुअल HUF कोई चाहे तो ये स्कीम ऑप्ट कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है, हैव एन ऑप्शन टू पे टैक्स एट द फॉलोइंग रेट्स। लेकिन ध्यान रखना, उसको एग्जम्पशन और डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगी। तो अगर कोई इंडिविजुअल HUF अगर कोई नई टैक्स रिजीम में जाना चाहता है, मतलब आप नॉलेज के लिए सुन लो, आप पे इतना एप्लीकेबल नहीं है ये, आपको पता होना चाहिए। आपको सेक्शन 115 BC बोलता है अगर कोई इंडिविजुअल HUF कोई नई टैक्स रिजीम में आना चाहता है तो उसके लिए टैक्स रेट अलग हो जाएंगे, लेकिन उसको एग्जम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलेगी कोई भी। एग्जम्पशन डिडक्शन का चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे हम। फिलहाल आप ये समझ लो कि एग्जम्पशन का मतलब होता है ऐसी इनकम जिसको आप इनकम मानते ही नहीं हो आप इनकम टैक्स निकालते वक्त, यानी वो टोटल इनकम का पार्ट बनेगा ही नहीं। डिडक्शन का मतलब होता है पहले आपने अपनी ग्रोस इनकम में इसको दिखाया और बाद में आप डिडक्शन लेते हो सेक्शन 80C से 80U तक। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई इंडिविजुअल HUF चाहे तो वो नई टैक्स रिजीम में फॉल कर सकता है, तो उनके लिए टैक्स रेट अलग हो जाएगा, लेकिन उनको कोई डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अगर टोटल इनकम 2.5 है तो कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 वही 5% हो जाएगा, 5 लाख से 7.5, यहाँ पर 7.5, यहाँ भी थोड़ा सा स्लैब को तोड़ दिया, थोड़ा डिवीजन कर दिया, तो 5 से 7.5 तक हो जाएगा 10%, और 7.5 लाख से ऊपर है 10 लाख तक तो ये हो जाएगा 15%, और 10 लाख से ऊपर है 12.5 लाख तक है तो ये हो जाएगा 20%, और 12.5 लाख से ऊपर है 15 लाख तक है तो हो जाएगा 25%, और 15 लाख से ऊपर है तो हो जाएगा 30% टैक्स।
ये नई टैक्स रिजीम में कोई आना चाहे तो। टैक्स तो मालूम पड़ गया आपको टैक्स रेट के बारे में। अब एक रिबेट मिलती है, टैक्स में से छूट मिल जाती है। वो किनको मिलती है? वो मिलेगी सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख। अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसका टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम आफ्टर डिडक्शन यानी सेक्शन 80C टू 80U की डिडक्शन देने के बाद, यानी टैक्सेबल इनकम जिस पे टैक्स रेट लगा के हम टैक्स निकालते हैं, अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी टोटल इनकम अगर 5 लाख तक है तो उसको रिबेट मिल जाएगी सेक्शन 87A की। ध्यान देना, ये रिबेट सिर्फ मिलती है रेजिडेंट इंडिविजुअल को, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है सिर्फ। तो रिबेट मिल जाएगी 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी, जितनी उसकी टैक्स लायबिलिटी होगी 100%, और 12,500 विच एवर इज लोअर, दोनों में जो कम होगा। कहने का मतलब ये है कि 12,500 की उसको रिबेट मिल जाएगी, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि 5 लाख पे जो टैक्स बनेगा वो 12,500 ही बनता है, क्योंकि आपको पता है 2.5 लाख तक तो टैक्स रेट नील है, और 2.5 से 5 कितना होता है 2.5, और 2.5 पे 5% निकालोगे तो कितना आएगा 12,500। तो 5 लाख तक जो टैक्स बनता है वो भी 12,500 ही बनता है। यानी किसी का मान लो कि अगर कम बनेगा, किसी की इनकम 4 लाख है तो उसका टैक्स कम बन जाएगा, तो यहाँ पर उसकी टैक्स लायबिलिटी आएगी। तो दोनों में जो लोअर होगा वो उसको रिबेट मिल जाएगी। मान लो उसकी एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी आ गई 5,000 और उसको मिल कितनी सकती है 12,500। दोनों में कम कौन सा है 5,000, तो 5,000 की उसको रिबेट मिल जाएगी। टैक्स के अलावा लगता है सरचार्ज, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। देखो वीडियो को बार बार आप देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम आपको चीज़ें समझने में थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन देखो इनकम टैक्स है, बार बार आपको चीज़ें रिपीट करनी पड़ेगी। हाँ, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए मैं रेडी हूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि सरचार्ज, टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल, कोई HUF, कोई AOP, BOI उसकी इनकम 50 लाख तक है तो फिर कोई सरचार्ज नहीं है। लेकिन अगर टोटल इनकम यानी अगर टैक्सेबल इनकम जिस पर टैक्स लगेगा, जिस पर टैक्स रेट अप्लीकेबल होंगे, अगर टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम अगर 50 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ तक है तो टैक्स का 10% लग जाएगा, यानी सरचार्ज, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाएगा। यानी जो जितना भी टैक्स होगा उसका 10% हो जाएगा सरचार्ज। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा लास्ट में, फिलहाल हम थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लेते हैं। अगर उसकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है बट 2 करोड़ तक है तो लग जाएगा सरचार्ज 15% ऑफ टैक्स, यानी टैक्स जितना आएगा उसका 15% लग जाएगा सरचार्ज। अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ तक है तो लग जाएगा 25% सरचार्ज, टैक्स का 25%। और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर लग जाएगा सरचार्ज 37%, यानी 37% ऑफ टैक्स, जितना टैक्स है उसका 37% लग जाएगा सरचार्ज। तो मैंने आपको बताया कि टैक्स के अलावा लगता है सरचार्ज, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया, टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर टोटल इनकम के अंदर डिविडेंड की इनकम है, यानी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर्स ले रखे हैं तो डिविडेंड इनकम आएगी। लेकिन अगर टोटल इनकम के अंदर डिविडेंड की इनकम है और ऐसी इनकम जो चार्जेबल है सेक्शन 111A, 112A, तो जो सरचार्ज होगा वो उस पार्ट ऑफ इनकम तक, मतलब डिविडेंड इनकम, 111A की इनकम, 112A की इनकम तक जो सरचार्ज होगा वो 15% तक ही होगा, यानी इससे अधिक नहीं होगा। और सरचार्ज पे मिल जाती है मार्जिनल रिलीफ। एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा आपको, बिल्कुल आराम से सुनते जाओ धीरे धीरे चीज़ों को आप। लेकिन ध्यान ये देना है कि अगर टोटल इनकम के अंदर अगर इनकम है डिविडेंड की, इनकम है 111A की, सर क्या होता है 111A, फिर सुन लो, फिलहाल एक लाइन बताना चाहूँगा, एक अलग चैप्टर है कैपिटल गेन का, उसमें बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इसमें क्या होता है कि अगर किसी कंपनी के शेयर से, इक्विटी शेयर्स, किसी म्यूचुअल फंड के यूनिट से, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट से, उसको अगर आप सेल कर देते हो, उस पर लग रहा है STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो उस पर लगता है टैक्स 15% के हिसाब से। तो अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है,
अगर किसी के पास कोई इक्विटी शेयर्स है कंपनी के, कोई म्यूचुअल फंड की यूनिट्स है, कोई बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स है, उसको वो सेल कर देता है और उस पर लगता है एसटीटी और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो वो यहाँ पर आएगा 111(a) के अंदर। 112(a) के अंदर यही इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर कोई कंपनी में इक्विटी शेयर्स ले रखे हैं, कोई बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स है, कोई म्यूचुअल फंड की यूनिट्स है, ओरिएंटेड यूनिट्स, उसको सेल कर दिया और उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, तो फिर वो 112(a) में आएगा। उस पर टैक्स रेट अलग है, मैं आपको बताऊंगा, कैपिटल गेन चैप्टर आएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर टोटल इनकम के अंदर डिविडेंड की इनकम है, 111(a) की इनकम है, 112(a) की इनकम है, तो उस पर जो सरचार्ज होगा वो 15% तक ही होगा। यानी जितनी इनकम डिविडेंड ने ले रखी है, यानी जितनी इनकम है डिविडेंड की 111, 112 की है, यानी उस इनकम तक जो सरचार्ज होगा वो 15% तक होगा। और सरचार्ज में मार्जिन रिलीफ मिल जाती है। सर ये क्यों आई बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल एक लाइन में सुन लो आप। मार्जिनल रिलीफ का मतलब होता है कि 50 लाख, मतलब आपको पता है कि 50 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता, मतलब सरचार्ज नहीं होता, कोई टैक्स नहीं, सरचार्ज नहीं होता। 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है। और मान लो कोई इंडिविजुअल ने इनकम कमा ली 50 लाख से ऊपर, 1000 ही कमा ली, तो कहने का मतलब ये है कि उस 1000 को कमाने के लिए उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है ज़्यादा, तो फिर उसको मिल जाएगी मार्जिन रिलीफ। यानी मैंने 50 लाख से ऊपर कमाया 1000 रुपये और इसकी वजह से मेरा जो सरचार्ज और टैक्स बन गया वो बन गया 10,000 यानी 10,000। तो आप बताओ कि मैंने कमाया 1000 और मैं 10,000 कैसे दूंगा गवर्नमेंट, ये तो हार्डशिप हो जाएगी ना, ये तो गलत बात हो जाएगी। भाई मैंने एक्स्ट्रा कमाया कितना, 50 से ऊपर 1000, और उसकी वजह से जो सरचार्ज और टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 10,000, 10,000। तो हाउ इट इज पॉसिबल फॉर मी टू पे 10,000 रुपीज़, कमाया 1000 ले रहे हो आप 10,000, ये तो हार्डशिप है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी, कितनी, 9,000 तक की मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। मतलब जितना आपने एक्स्ट्रा कमाया है उतना टैक्स हम लेंगे, इससे अधिक टैक्स नहीं लेंगे आपसे, यानी मैक्सिमम इतना टैक्स लेंगे आपसे जितनी एक्स्ट्रा इनकम आपने कमाई है। तो टैक्स, उसके बाद मैंने आपको बताया सरचार्ज, रिबेट के बारे में बताया आपको मैंने। उसके बाद लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, नाम से मालूम पड़ रहा है। और जो सेस गवर्नमेंट चार्ज करती है वो एक स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर के लिए चार्ज करती है। मतलब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसका मतलब जो गवर्नमेंट जो ये इस सेस से जो पैसा आएगा वो हेल्थ और एजुकेशन पे ही खर्च करेगी। सेस एक स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट लेती है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है 4%, ये है टैक्स लायबिलिटी का आफ्टर सरचार्ज, यानी पहले टैक्स फिर सरचार्ज फिर उसके ऊपर लग जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। उसके बाद अगर बात करूं मैं फर्म या लोकल अथॉरिटी की, तो उसका टैक्स रेट 30% है फ्लैट, कितनी भी इनकम हो। अगर बात करें हम डोमेस्टिक कंपनी की, तो उस पर टैक्स रेट है 25% और 30%, फॉरेन कंपनी 14%। सरचार्ज अगर इनका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया और 10 करोड़ तक है तो 7% है। सर क्वेश्चन थोड़ी, इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी चैप्टर के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूं मैं प्रीवियस ईयर के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वो फाइनेंशियल ईयर जो एकदम पहले आता है असेसमेंट ईयर से, ठीक है, या जिसमें इनकम अर्न की जाती है। तो पहला क्वेश्चन है, मिस्टर राम स्टार्टेड ए बिजनेस फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स, यानी 2000 से वो बिजनेस करता आ रहा है। डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। इसने क्या बोला कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा। तो कॉमन सी बात है, 2000 से वो बिजनेस करता आ रहा है, तो असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि वो प्री फाइनेंशियल ईयर जो एकदम पहले आता है असेसमेंट ईयर की। तो 21-22 असेसमेंट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 20-21, जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 और खत्म होगा 31 मार्च 2021। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रीवियस ईयर जो है वो आपका टुकड़ों में हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया बिल्कुल लास्ट में मार्च में, तो उसका जो प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा उस पर्टिकुलर डे से स्टार्ट होगा जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन असेसमेंट ईयर जो होता है वो पूरा 12 महीने का होता है, वो कभी टुकड़ों में नहीं होता असेसमेंट ईयर।
तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आपको बताना था असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा 20-21, जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 20 को और खत्म होगा 31 मार्च 21 को। उसके बाद बोला कि मिस्टर विनोद एक सीए हैं, उन्होंने अपना प्रोफेशन सेटअप किया है 1 अगस्त 2020 को। आपको बताना है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा। तो मैंने अभी बताया आपको कि प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब से होगा, जब बिजनेस या प्रोफेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो प्रोफेशन सेटअप हुआ है वो 1 अगस्त 2020 से लेकर 31 मार्च 21 तक इसका बन जाएगा प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच सोर्स ऑफ इनकम कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, यानी जब सोर्स ऑफ इनकम जिस दिन से आएगा उसी दिन से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है। उसके बाद वेदर जनरल रूल ऑफ इनकम टैक्स दैट इज इनकम ऑफ एन प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर अप्लीकेबल इन ऑल केसेस। मतलब क्या बोला, क्या इनकम टैक्स जो जनरल रूल है कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, ये क्या सारे केसेस में अप्लीकेबल है? तो आंसर इज नो। ये बोलता है कि इनकम टैक्स का एक जनरल रूल है, क्या वो सभी केस में अप्लीकेबल है? तो आंसर नो होगा। इनकम टैक्स का जो जनरल रूल है वो क्या है कि इनकम जो होगी प्रीवियस ईयर की, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, यानी प्रीवियस ईयर की इनकम जो होगी वो टैक्सेबल होगी असेसमेंट ईयर में। तो पहले प्रीवियस ईयर आएगा, पहले आएगा, बाद में आएगा असेसमेंट ईयर। पहले कमाओगे फिर टैक्स पे करोगे। लेकिन ये एक जनरल रूल है, ये रूल हर जगह अप्लीकेबल नहीं होता, हर जगह लागू नहीं होता, इसके एक्सेप्शन है। देखो एक्सेप्शन टू दिस रूल, प्रीवियस ईयर के अंदर ही टैक्स ले लिया जाएगा। अगर कोई शिपिंग बिजनेस है नॉन रेजिडेंट का, मतलब कोई नॉन रेजिडेंट है उसका शिपिंग बिजनेस है, यानी पोर्ट, इंडिया के पोर्ट पे आ रहा है वो, तो जितना भी वो फ्रेट चार्ज करता है लोगों से, वो गुड्स लेके आ रहा है या तो यहाँ पर नॉन रेजिडेंट का कुछ भरोसा थोड़ी ना है। तो इंडिया के पोर्ट पे आया फिर तुरंत चला गया, तो गवर्नमेंट बोलती है भैया आप ना टैक्स दे दो इसी साल, हमें कोई भरोसा नहीं है आपका। अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है, पर्सन लिविंग इंडिया, अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है तो जहाँ पर एओ को लगता है कि भाई पर्सन की इंटेंशन वापस आने की नहीं है, तो एओ बोलेगा इनसे कि भाई आप टैक्स अभी दे दो, आपका यही आपका बन जाएगा असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर आपका क्या बन जाएगा असेसमेंट ईयर। जितने महीने आपने कमाया है आप टैक्स देके जाओ अपनी इनकम में। इसके अलावा अगर कोई एओपी बीओआई या कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कोई पर्टिकुलर इवेंट या किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए फॉर्म होते हैं, तो वो पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म हुए और इवेंट पूरी होने के बाद वो बंद हो जाता है, तो वो जिस साल में वो इवेंट होगी उसी साल में ही उससे टैक्स ले लिया जाएगा, उसकी इनकम असेस हो जाएगी। इसके अलावा कोई पर्सन जो लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, यानी कोई पर्सन ऐसा जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है टैक्स बचाने के लिए, तो अगर एओ को मालूम चल गया तो बोलेगी इसी साल टैक्स दे दे। अगर कोई बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो रहा है, कोई बिजनेस अगर डिसकंटिन्यूड हो रहा है तो जिस साल में वो डिसकंटिन्यू होगा तो साल के बीच में ही, यानी जब भी वो डिसकंटिन्यू होगा तो एओ जो है वो टैक्स के लिए बोल देगा कि भाई आपका असेसमेंट इस साल हो जाएगा, क्योंकि अगले साल किसने देखा है। अब हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं जिसमें हम मार्जिनली कवर कर लेंगे, टैक्स लायबिलिटी भी कवर कर लेंगे। सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है मिस्टर राज हैज ए टोटल इनकम ऑफ ₹15 लाख। मिस्टर राज है, उसकी ना प्रीवियस ईयर 20-21 की इनकम दे रखी है 15 लाख रुपए। आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है असेसमेंट ईयर 21-22 की। मैंने 3 केस बना दिए, एक तो एज 35 ईयर्स, एज 62 ईयर्स, एज 83, यानी सीनियर सिटीजन बना दिया, सुपर भी बना दिया और नॉर्मल भी बना दिया। आपको निकालना है टैक्स लायबिलिटी मिस्टर राज का। इनकम 15 लाख है, टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राज, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एज उसकी 35 साल है यानी नॉर्मल, तो टैक्स निकलेगा। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल केस में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता। 2.5 से 5% कितना हो जाएगा 12,500। 5 से 10, 5 लाख पे 20% कितना हो जाएगा 1 लाख। और 10 लाख से ऊपर कितना है 5 लाख, क्योंकि इनकम कितनी है 15 लाख। तो 10 लाख से ऊपर कितना हो गया 5 लाख, इस पे हो जाएगा 30%, ये हो जाएगा 1.5 लाख।
टोटल टैक्स कितना आ जाएगा, 12,500, 1,00,000 और ये 1,50,000, ये हो जाएगा 2,62,500। इस पे लग जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, जो आ जाएगा 10,500। तो जो टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 2,73,000। सर आपने रिबेट नहीं दी 87A की। रिबेट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है अगर टोटल इनकम उसकी 5 लाख से ज़्यादा ना हो। यहाँ पे तो इनकम 15 लाख है, तो रिबेट का कोई सवाल ही नहीं है। सरचार्ज का भी कोई सवाल नहीं है कि इनकम 50 लाख से कम है इंडिविजुअल के केस में। उसके बाद अगर उसकी एज 62 ईयर्स है, यानी अगर वो सीनियर सिटीजन है, तो टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगी। आपको पता है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है इंडिविजुअल, तो उसकी 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, यानी नील। 3 लाख से 5 हो जाएगा 2 लाख, इस पर 5% कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 रुपये। वही 5 से 10, 5 लाख, 20% कितना हो जाएगा 1 लाख। और 10 लाख से ऊपर कितना है 5 लाख, इस पर 30% कितना हो जाएगा 1.5 लाख। तो टैक्स जो आ जाएगा टोटल वो आ जाएगा 2,60,000। इसमें हम ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, ये आ जाएगा 10,480 और टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 2,70,480। अब हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं मार्जिन रिलीफ के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। जो वीडियो है लेक्चर है काफ़ी लेंथी हो गया है, लेकिन देखो बेस अगर आपको अच्छा करना है तो ये आपको देखना पड़ेगा बार बार। जितनी बार आप देख सकते हो आप देखो, कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम देखते हैं मार्जिन रिलीफ कैसे देते हैं। मिस्टर राज हैज़ ए टोटल इनकम ऑफ ₹50 lakhs। मैंने 2 केस लिए हैं, एक 50 लाख का नॉर्मल यानी जिसपे सरचार्ज अप्लीकेबल नहीं होता, एंड 50 लाख 1,000। तो मिस्टर राज है जिनकी टोटल इनकम 50 लाख भी है और 50 लाख 1,000 भी है। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राज फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 विदाउट मार्जिनल रिलीफ। टैक्स लायबिलिटी निकालनी है आपको। सबसे पहले हम बिना रिलीफ के टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। 2 केस बना दिए मैंने यहाँ पर लिख दिया डिस्क्रिप्शन, आप लिख सकते हो पर्टिकुलर्स, कोई बड़ी बात नहीं है। तो केस 1 और केस 2, पहले मैंने लिखा टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी है 50 लाख भी है और 50 लाख 1,000 भी है। तो आपको पता है जो चेंजेस हुआ है इनकम में वो कितना हो गया, 1,000 रुपये ज़्यादा इनकम है। तो इस 1,000 की ज़्यादा की वजह से लग जाएगा सरचार्ज। तो यहाँ पे जो टैक्स हो जाएगा वो इस 50 लाख पे टैक्स कितना आ जाएगा 13,12,500 और 50 लाख 1,000 पे जो टैक्स आएगा वो आएगा 13,12,800, यानी 300 रुपये का टैक्स एक्स्ट्रा आ गया 1,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने से। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरचार्ज की। यहाँ पे तो सरचार्ज हो जाएगा नील, क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम है यानी वो मिस्टर राज जो इंडिविजुअल है उसकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से कम है। तो 50 लाख तक कोई सरचार्ज होता ही नहीं है, 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं होता, तो यहाँ पे नील हो जाएगा। 50 लाख से ऊपर है 1,000, तो इस 1,000 की वजह से लग जाएगा सरचार्ज और ये हो जाएगा 10%। तो 13,12,800 का 10% निकालोगे आप तो ये आ जाएगा 1,31,280, ये हो जाएगा सरचार्ज। तो इसकी वजह से जो आपका जो चेंजेस आया है यानी जो सरचार्ज जो है वो आया है 1,31,280। अब इनकम टैक्स की बात करूं मैं तो नॉर्मल केस में जो 50,000 है इसमें मेरा इनकम टैक्स कितना आ रहा है 13,12,500 इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। सेकंड केस में लग गया मेरा सरचार्ज। तो मेरी टोटल इनकम कितनी थी 50 लाख 1,000। अब इस 1,000 की वजह से मेरे ऊपर लग गया सरचार्ज, तो मेरे इनकम टैक्स और सरचार्ज कितना हो जाएगा 14,44,080, ये हो जाएगा मेरा इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। तो मतलब मेरा यहाँ पे टैक्स कितना बढ़ गया 1,31,580 रुपये टैक्स बढ़ गया मेरा सिर्फ 1,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने से। तो अब आपको देखना है कि मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलेगी। तो मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए मैंने टोटल इनकम ले ली। टोटल इनकम कितनी है 50 लाख 1,000। इस पे मैंने टैक्स निकाल लिया, टैक्स हमने पहले ही निकाल रखा है 13,12,800 टैक्स लिख लिया मैंने। इसमें मैंने ऐड कर दिया सरचार्ज। अब इस टैक्स का 10% हो जाएगा सरचार्ज, तो 13,12,800 का 10% कितना हो जाएगा 1,31,280, क्योंकि 50 लाख से ऊपर टोटल इनकम है तो लग गया सरचार्ज। इंडिविजुअल है मिस्टर राज तो
10% रेट है, तो 1,31,280 हो गया सरचार्ज। अब इसमें से मिलती है मार्जिनल रिलीफ, वो कैसे निकालेंगे, बहुत ही ईजी है, ध्यान से समझना आप। कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ, सबसे पहले क्या करोगे आप देखोगे टैक्स ऑन 1000, जो एक्स्ट्रा इनकम कमाई है मैंने 1000 रुपये, उस पर टैक्स कितना बनेगा मेरा, 30% के हिसाब से बनेगा मेरा। तो मैंने 50 लाख से ऊपर इनकम कितनी कमाई, 1000 रुपये, 1000 पे 30% के हिसाब से मेरा टैक्स कितना आएगा, 300 रुपये। इसमें मैंने ऐड कर दिया सरचार्ज, सरचार्ज मेरा पता है 1,31,280 आया, तो टैक्स और सरचार्ज मेरा कितना आ गया, 1,31,580। अब आप देखो 1000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने की वजह से मेरा टैक्स और सरचार्ज कितना आ गया, 1,31,580, लेकिन मैंने कमाया कितना, 1000 रुपये। तो क्या बोला कि टैक्स एंड सरचार्ज कैन नोट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इनकम दैट एक्सीड ₹50 लाख, यानी आपका टैक्स और सरचार्ज, ये जो टैक्स सरचार्ज जो है ये अधिक नहीं हो सकता, किससे, अमाउंट ऑफ इनकम जो ज़्यादा है 50 लाख से। तो 50 से ज़्यादा कितनी, 1000, तो इससे अधिक तो आपका टैक्स और सरचार्ज हो ही नहीं सकता। तो यानी आपका कितना बन रहा है, 1,31,580, तो इसमें से 1000 लेस कर दोगे आप, तो 1,30,580 की मिल जाएगी मार्जिनल रिलीफ। यहाँ पे मैंने लेस कर दिया इसको, तो मेरा ये टैक्स आ गया 13,13,500 आ गया। इसमें मैं ऐड कर दूंगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, जो आ जाएगा 52,540, और जो मेरी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी ये आ जाएगी 13,66,040। बार बार देखना है आपको इसको, कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और लेक्चर को बार बार सुनना है आपको, बार बार देखना है। फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रो चैप्टर है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाएगा, एक अच्छा बेस देगा आपको।